ज़्यादा सिंप्लीफाइड रूप में उनको दिखेगी। इसमें तो ये है कि तुम और भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो लेकिन कभी-कभी क्या वो कही देता है कि जो है वो राइट द सुपरपोजिशन थ्योरम एंड सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। क्योंकि वो कह देगा इसलिए सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना पड़ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में भी वो कह रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कीजिए। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में कैसे सॉल्व करते हैं कि जैसे कोई नेटवर्क दिया हो, सपोज ये नेटवर्क तुम्हें दिया है और इसमें आई एक्स जो है तुमको फाइंड आउट करना। तो क्या करोगे कि ऐसा करते हैं कि एक बार में जैसे आई एक्स निकालनी है, तो एक ये आई एक्स जो है इस सर्किट में इसलिए फ्लो कर रही है क्योंकि इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा है और इसमें एक कांस्टेंट करंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा है। तो एक बार में एक सोर्स की वजह से आई एक्स क्या होगी ये निकालते हैं। जैसे एक बार इस वाले जो करंट सोर्स है इसको डेड कर देते हैं। डेड करने का क्या मतलब ये भी बताते हैं। तो इस एक बार करंट सोर्स को डेड कर दें और वोल्टेज सोर्स की मदद से ये निकाल लें कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो कर रही है। फिर एक बार वोल्टेज सोर्स को डेड कर दें और करंट सोर्स की मदद से ये निकाल लें कि इस करंट सोर्स की वजह से यहाँ पे कितनी करंट फ्लो कर रही है। और फिर दोनों दोनों जो रिस्पांस आए हैं करंट के उनको जोड़ दें। तो इस तरह से जो टोटल करंट इसमें फ्लो कर रही होगी उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो ऐसा दो के केस में नहीं, जैसे कई इसमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगे हों तो ऐसा हम कर सकते हैं कि एक बार में जैसे करंट आई एक्स निकालनी है तो ये करंट आई एक्स एक सोर्स की वजह से कितनी जो है फ्लो कर रही है ये कैलकुलेट कर लें। तो एक सोर्स की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो बाकी जितने सोर्स होंगे चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो उनको जो है हम डेड कर देंगे। तो एक सोर्स बचेगा उसकी वजह से सर्किट में सॉल्व करके आई एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर बाकी सारे सोर्सेज को डेड कर देंगे और कोई दूसरा सोर्स पकड़ लेंगे उसकी वजह से यहाँ पे कितनी करंट फ्लो कर रही है वो निकाल लेंगे। इस तरह से करके हर सोर्स की वजह से अलग अलग कितनी करंट फ्लो कर रही है ये निकाल लेंगे और फिर बाद में सबको जोड़ देंगे तो वो ही करंट यहाँ पर फ्लो करेगी। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि ये एक लीनियर सर्किट है जो कि पहले ही हमने डिस्कस किया। तो इस नेटवर्क में सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के देखते हैं, एक सोर्स को डेड करते हैं और दूसरे सोर्स की वजह से उसमें जैसे यहाँ पे पहले वोल्टेज सोर्स की वजह से इसमें करंट निकालते हैं। तो वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट निकालेंगे तो बाकी जो सोर्स है वो करंट सोर्स है तो इसको डेड करेंगे। तो नेटवर्क जो सर्किट एनालिसिस वाला पेपर है इसमें जो है जब किसी सोर्स को डेड करते हैं तो क्या मतलब जैसे करंट सोर्स को डेड करना है। तो करंट सोर्स को डेड करने का मतलब है कि करंट सोर्स को ओपन कर दें तो डेड हो जाएगा क्योंकि भाई जब यहाँ पे जैसे करंट सोर्स लगा हुआ है और तुम इसको ओपन सर्किट कर दोगे तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करेगी। तो करंट नहीं फ्लो करेगी जिसका मतलब ये सोर्स डेड हो गया। तो जब करंट सोर्स को डेड करना हो तो जिन दो टर्मिनल्स के बीच में करंट सोर्स लगाओ उसको ओपन कर देते हैं। तो हम जो है इसको डेड करना चाहते हैं करंट सोर्स को तो इसको जो ओपन कर दें। तो इसको ओपन कर दिए तो हमारी सर्किट की सिचुएशन ये बन गई। तो अगर ये सिचुएशन बन गई तो अब हम यहाँ पे इसकी वजह से इस नई सिचुएशन में जो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसी तरीके से दूसरी सिचुएशन जिसमें कि वोल्टेज सोर्स को डेड करेंगे और इस करंट सोर्स की वजह से जो करंट यहाँ फ्लो कर रही है उसको निकालेंगे। तो वोल्टेज सोर्स को डेड करने का मतलब ये होता है कि ये वोल्टेज सोर्स जो है इसको शॉर्ट कर दो। तो जिस दो टर्मिनल के बीच लगा है उसको शॉर्ट कर दें। तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल इसके बीच में वोल्टेज सोर्स लगा है तो वोल्टेज सोर्स को हटा के यहाँ पे क्या किया शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट इससे पहले हम बता चुके हैं। सॉरी, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया उसने। तो वोल्टेज सोर्स को जब डेड करना होगा तो उसको शॉर्ट कर देंगे दो टर्मिनल के बीच में जहाँ पे वो लगा होगा। और अगर करंट सोर्स को शॉर्ट करना होगा तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे। तो इस दो सिचुएशन हो गई, एक में वोल्टेज सोर्स एक में करंट सोर्स को डेड किया और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से यहाँ पे करंट निकालेंगे।
दूसरी बार वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे डिटेक्ट किया और करंट सोर्स की वजह से यहाँ पे करंट निकालेंगे और फिर दोनों करंट को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे करंट जब निकालोगे तो सिंपल सर्किट हो गया। अब यहाँ पे केवल करंट ऐसे फ्लो करेगी, ये नेटवर्क है, ये तो ओपन हो गया, यहाँ पे तो कोई करंट फ्लो करेगी नहीं। तो यहाँ पे जो है करंट देखोगे तो उसको करते समय ये सावधानी रखने की जरूरत है कि जैसे इसमें IX करंट निकालनी है तो दो सिचुएशन बन रही है, तो इन दोनों सिचुएशन में IX का जो नोटेशन हो वो ऐसा रखो कि कंफ्यूजन ना होने पाए। ये ना हो कि पता लगा ये वाली करंट निकाले और जल्दी में यही लगा कि यही टोटल करंट है। तो IX निकालनी है तो हर बार एक सोर्स की वजह से निकालेंगे, तो हर बार उसका नाम ऐसे रखते हैं, IX डैश रख दिया, यहाँ पे IX डबल डैश रख दिया। कोई और तीसरी सिचुएशन होती, तीसरा सोर्स होता तो वहाँ पे IX ट्रिपल डैश कर देते और फिर बाद में सारी IX को जोड़ देते, तो कंफ्यूजन की सिचुएशन नहीं होगी। तो यहाँ पे IX डैश अगर निकालना है तो ये इतने का ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, तो 3/6 + 9 हो जाएगा। दिया होगा 3/6 + 9, इतनी करंट जो है यहाँ फ्लो करेगी। और फिर इस सिचुएशन में देखना है कि यहाँ कितनी करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ पे करंट डिवीजन वाला जो इसके पहले जो है कंडीशन बताई गई थी, एक वोल्टेज डिवीजन कैसे होगा, एक करंट डिवीजन। तो यहाँ पे जो है करंट डिवीजन से इसमें करंट निकालनी है, इसमें तो इसमें करंट निकालनी है, तो दूसरा वाला ये दोनों पैरेलल में हो गए 6 और 9 वाले। 6/6 + 9 ऑफ दिस करंट 2 एम्पियर, 6/6 + 9 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 एम्पियर जो ओरिजिनल करंट यहाँ से जाएगी। चाहे तो डायरेक्ट करंट डिवीजन लगा लिया, नहीं तो तुम सिंपल जो है KCL लगा कर भी, यहाँ पे KCL लगा कर भी निकाल सकते हो, जैसे सुविधा हो। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो करंट डिवीजन से। तो इस केस में करंट की वैल्यू जो है IX डैश ये हुई और IX डबल डैश ये हुई, दोनों को जोड़ दिया तो जो भी करंट आएगी दैट विल बी द आंसर। तो सुपरपोजिशन थ्योरम इज वेरी सिंपल थ्योरम और साथ ही ये बहुत जो है सर्किट को सिंप्लीफाई कर देता है। ये जरूर होता है कि दो सर्किट जो है वो सॉल्व करने पड़े, लेकिन दोनों काफी सिंपल हो जाते हैं। जैसे ये एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें कह रहा है कि इस सवाल में ये कह रहा है कि IX की वैल्यू चूज करनी है इस तरीके से ये जो दोनों रजिस्टर लगे हुए हैं ये जल ना जाए। तो कोई रजिस्टर जलेगा कब, कोई रजिस्टर तब जलेगा जबकि उसमें जो है जो पावर डिसिपेशन हो। जो रजिस्टर्स होते हैं, प्रैक्टिकल रजिस्टर जो होते हैं, जो बाजार में मिलते हैं, जो सर्किट में यूज होते हैं, उन रजिस्टर्स की एक पावर रेटिंग भी होती है कि वो रजिस्टर कितने वाट की पावर बेयर कर सकता है। उससे ज़्यादा की पावर अगर उस पर डिसिपेट होगी तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वार्टर वाट इसको बोलते हैं, 1/4 वाट लिखा हुआ है, ये भी 1/4 वाट का है। तो क्वार्टर वाट का ये रजिस्टर है, तो इतनी ही पावर ये कंज्यूम कर सकता है या डिसिपेट कर सकता है। इससे ज़्यादा पावर अगर इसके थ्रू डिसिपेट करना चाहोगे तो ये जल जाएगा। पावर डिसिपेट ऐसे होती है कि जो हीट जनरेट होती है वो हीट जो है विद इन द टाइम रजिस्टर से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाए या रेडिएट हो जाए। अगर विद इन द टाइम वो रेडिएट नहीं हो सकती है, जो हो पा रही है, तो वो रजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ा देगी और एक लिमिट के बाद वो रजिस्टर जल जाएगा। तो ये दोनों रजिस्टर जो लगे हैं 100 ओम के और 64 ओम के, ये दोनों क्वार्टर वाट के हैं, यानी कि 1/4 वाट कंज्यूम कर सकते हैं सेफली, इसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो हमको ये पता करना है कि IX की वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों रजिस्टर जल ना जाए। तो ये निकालने का मतलब ये है कि हम ये निकाल लें कि ये मैक्सिमम पावर इतना डिसिपेट कर सकता है। तो अगर हम IX निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इसमें करंट फ्लो कर रही है इन दोनों रजिस्टर में, और इस करंट सोर्स की वजह से इस दोनों रजिस्टर में करंट फ्लो कर रही है। तो हम ये निकाल लें कि इस वोल्टेज सोर्स की मदद की वजह से इंडिविजुअली
केवल इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो करेगी दोनों रजिस्टर में, और इस करंट सोर्स की वजह से कितनी फ्लो करेगी, और दोनों का सम करके देख लें कि ऐसी कंडीशन तो नहीं आ रही कि पावर जो है 1/4 वाट से ज़्यादा हो रही है। तो ये हमारी कंडीशन होगी कि पावर जो है वो 1/4 या क्वार्टर वाट से कम रहे। तो पावर क्या होती है, पावर होगी तुम्हारी, जैसे आई के टर्म्स में अगर देखें तो पावर होगी आई स्क्वायर आर। तो अगर वहां से तुम आई की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी अंडर रूट पी मैक्सिमम अपॉन आर, क्योंकि पी पावर जो है आई स्क्वायर आर होगी। तो यहाँ से आई की वैल्यू जो है, जैसे 100 ओम का रेजिस्टेंस के लिए अगर निकालोगे, यहाँ जो 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके लिए निकालोगे तो ये अंडर रूट पी अपॉन आर आएगी। तो पावर जो है मैक्सिमम कितनी है बेयर कर सकता है, क्वार्टर वाट। क्वार्टर वाट का मतलब होता है 250 मिली वाट हुआ। तो 250 मिली वाट मानी 0.25 वाट। यहाँ जो लिखा हुआ 1/4 वाट, इसका मतलब होता है मतलब क्वार्टर वाट हुआ। यानी कि इसको अगर देखोगे तो 0.25 वाट हुआ। तो 0.25 वाट की मैक्सिमम पावर बेयर कर सकता है। तो उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो उसकी जो है वो 50 मिली एम्पियर की करंट आ जाएगी। तो ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन इट्स 250 मिलीवाट पावर रेटिंग द मैक्सिमम करंट द 100 ओम रेजिस्टेंस कैन टॉलरेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। तो 100 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो क्वार्टर वाट का है, तो कितनी मैक्सिमम करंट कंज्यूम कर सकता है, 50 मिली एम्पियर का। इसी तरीके से ये निकाल लेंगे कि जो 64 ओम वाला रजिस्टर है, ये वाला 64 ओम वाला रजिस्टर है, ये भी क्वार्टर वाट का है। तो इसको निकालने के लिए भी ऐसे कर लेंगे, पी मैक्सिमम यानी 0.25 डिवाइडेड बाई कितने ओम का, ये 64 ओम का है, तो 64 से डिवाइड कर देंगे, इसकी भी कोई करंट आ जाएगी। तो वो मान लो 62.5 मिली एम्पियर आ गई। तो मतलब एक जो है ये हमने निकाल लिया क्वार्टर वाट का। अगर ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, तो इसकी हेल्प से हम ये निकाल लेंगे कि ये दोनों रजिस्टर मैक्सिमम कितनी करंट बेयर कर सकते हैं। इससे अधिक करंट अगर इसके थ्रू फ्लो कराओगे तो ये रजिस्टर जल जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया कि जो 100 ओम का रजिस्टर है वो मैक्सिमम 50 मिली एम्पियर की करंट अपने के थ्रू पास करा सकता है सेफली, और जो 64 ओम वाला रजिस्टर है वो 62.5 मिली एम्पियर की करंट जो है अपने थ्रू पास करा सकता है। तो अब जो है वो ये देखेंगे कि इसमें जो है वो वोल्टेज सोर्स की वजह से कितनी करंट फ्लो कर रही है, और फिर ये देखेंगे कि करंट सोर्स की वजह से अगर करंट आई एक्स है तो उसकी वजह से कितनी यहाँ पे करंट फ्लो करेगी। तो दोनों का सम कर देंगे कि दोनों का सम मतलब टोटल करंट इसमें कितनी फ्लो करेगी, और फिर जो टोटल करंट आएगी वो करंट जो है, जो हमने लिमिट निकाली है यहाँ पे 50 मिली एम्पियर और 62.5 मिली एम्पियर। तो एक रजिस्टर 50 मिली एम्पियर करंट मैक्सिमम फ्लो कर सकता है, तो एक वोल्टेज सोर्स की वजह से इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है ये निकाल लिया, फिर करंट सोर्स की वजह से इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है ये निकाल लिया, दोनों का सम कर लिया तो मैक्सिमम करंट इतनी फ्लो कर सकती है। तो ये कंडीशन आ जाएगी कि ये करंट जो है इतनी होनी चाहिए, यहाँ पे जो निकाला है 100 एम्पियर से 50 मिली एम्पियर से कम होनी चाहिए। तो अगर देखोगे तो इसको जो है सुपरपोजिशन थ्योरम से ऐसे लगाएंगे कि यहाँ पर एक बार इसको डेड कर दिया, करंट सोर्स को डेड कर दिया। तो करंट सोर्स को डेड करने का मतलब है ये जो जिस दो टर्मिनल के बीच में लगा हुआ है उसको जो है ओपन कर दें तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगी, इसको डेड मान लेंगे। तो क्या किया कि यहाँ पे जो है इसको ओपन कर दिया, तो ओपन कर दिया तो अब इधर की ओर तो कोई करंट फ्लो करेगी नहीं, तो सर्किट केवल यही बचा ये वाला, इसको यहाँ अलग से बना लिया। अलग से बना लिया तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी चाहे 100 ओम का रजिस्टर हो चाहे 64 ओम का रजिस्टर हो, इसमें एक ही करंट फ्लो कर रही है। नोटेशन वाइज भले अलग अलग हम लिख रहे हैं, नोटेशन वाइज लिखने से मतलब है कि ये 100 ओम के रजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रही है वोल्टेज सोर्स की वजह से वो आई डैश 100 है, और 64 ओम में जो करंट फ्लो कर रही है वो आई 64 ओम तो है, लेकिन डैश डैश का मतलब ये वोल्टेज सोर्स की वजह से, लेकिन ये दोनों करंट सेम ही फ्लो करेगी
क्योंकि ये एक ही नेटवर्क बन रहा है, इसमें एक ही करंट फ्लो कर रही है। तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 164 ओम, तो कुछ वैल्यू आ जाएगी 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100 प्लस 64, 36.59 मिली एम्पियर। तो 36.59 मिली एम्पियर करंट जो है इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस वाले रजिस्टर में भी फ्लो कर रही है और इस वाले रजिस्टर में भी फ्लो कर रही है। और इसी तरीके से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि इस करंट सोर्स, अगर ये करंट सोर्स आई एक्स हो यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे कितनी करंट फ्लो कर रही और यहाँ पे कितनी करंट फ्लो कर रही। तो यहाँ पे देखोगे आई एक्स की वजह से जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट इसके अपोजिट फ्लो कर रही है। जो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट फ्लो कर रही है इस वाले रजिस्टर में, वो तो इस डायरेक्शन में कर रही है, लेकिन जो आई एक्स यानी कि इस करंट सोर्स की वजह से फ्लो कर रही है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और जब केवल करंट सोर्स की वजह से निकालोगे तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को डेड कर दोगे, तो डेड करने के मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, तो जो है नेटवर्क इस तरीके का बनेगा। तो फिर यहाँ पे इस करंट सोर्स की वजह से यहाँ पर जो आई 100 डबल डैश यानी कि इस वाले रजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रही है, अगर उसको करंट डिवीजन की मदद से निकालोगे तो वो आ जाएगा 62 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो और उसी के पैरेलल में एक जो है वो करंट सोर्स लगा हो, उससे करंट जो भी एक यहाँ पे निकल रही हो आई या आई एक्स, इस केस में आई एक्स है, तो जो भी करंट निकल रही होगी, जो भी करंट एंटर कर रही होगी यहाँ से निकल करके, वो डिवाइड होती है। तो वो डिवाइड होती है, तो जैसे 100 ओम के रेजिस्टेंस में अगर करंट कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट अगर करना है तो अदरवाइज केसीएल लगा के भी कर सकते हो, थोड़ा सा एक दो स्टेप ज्यादा होगा। डायरेक्ट कैसे करते हैं ये देख लो। डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि ये दो रजिस्टर पैरेलल में है, ये ध्यान देना, 64 और 100 वाला रजिस्टर दोनों पैरेलल में है और यहाँ से एक करंट जो है वो इसमें एंटर कर रही है, तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, एक इधर आएगी एक इधर आएगी। तो जो करंट डिवीजन के थ्रू करते हैं वो ऐसा करते हैं कि जैसे 100 ओम के थ्रू करंट निकालनी है तो 64 ओम वाला ऊपर रखते हैं और नीचे 100 प्लस 64। तो अगर यहाँ 100 ओम के थ्रू निकालनी है तो 64/64 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट आई एक्स। इसी तरह 64 ओम के थ्रू अगर करंट निकालोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस लिखेंगे 100/100 प्लस 64 मल्टीप्लाइड बाई आई एक्स। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ निकाला होगा। यहाँ पे देखो 36.59 एम्पियर जो है मिली एम्पियर करंट जो है वो वोल्टेज सोर्स की वजह से फ्लो कर रही है और टोटल जो है 100 ओम वाले रजिस्टर में से 50 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर सकती है। तो जो इसको निकालने के लिए कैसे किया है कि अगर 64 जो ओम वाला रजिस्टर है उसमें 62.5 मिली एम्पियर की मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है। तो अगर 62.5 मिली एम्पियर की मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है तो जो 64 ओम वाला रजिस्टर है उसमें जो नेट करंट फ्लो कर सकती है आई एक्स की वजह से, आई एक्स यानी जो करंट सोर्स है उसकी वजह से, वो 62.5 माइनस 36.59 यानी कि 36.59 तो इसकी वजह से फ्लो कर रही है वोल्टेज सोर्स की वजह से। और जो टोटल फ्लो कर सकती है मैक्सिमम करंट वो 62.5 है, तो बची हुई करंट कितनी है 25.91 मिली एम्पियर। तो जो करंट जो है वो करंट सोर्स की वजह से फ्लो करेगी वो 25.91 मिली एम्पियर को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और वो करंट कौन सी है, वो करंट जो है ये वाली है जो यहाँ से निकालना है 64 अपॉन यहाँ से और यहाँ से 100/100 प्लस 64 करके। तो कुल मिलाकर के इस प्रॉब्लम में ऐसे करना है कि ये पता करना है कि यहाँ से जो है क्वार्टर वाट वाले जो रेजिस्टेंस है ये कितनी करंट जो है वो सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। तो सेफली कंज्यूम करने का यही मतलब है कि आई एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें, यहाँ से P इक्वल टू आई स्क्वायर आर से ये कैलकुलेट कर लें कि मैक्सिमम कितनी करंट ये कंज्यूम कर सकता है और वोल्टेज सोर्स की वजह से अलग करंट निकाल लें इसके थ्रू इसके थ्रू।
तो ये पता चल जाएगा कि इतनी इतनी करंट जो है वो ये वोल्टेज सोर्स की वजह से इसमें फ्लो कर रही है, और मैक्सिमम इतनी करंट फ्लो कर सकती है, जैसे यहाँ पे निकाल लिए तो मैक्सिमम इतनी करंट फ्लो कर सकती है, और वोल्टेज सोर्स की वजह से इतनी फ्लो कर रही है तो करंट सोर्स की वजह से इतनी करंट फ्लो करेगी। उस हिसाब से आई एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकल करके आ जाएगी कि आई एक्स शुड बी लेस देन दिस मच, आई एक्स शुड बी लेस देन दिस वन, दोनों के केस में। मतलब 100 ओम वाले रजिस्टर के केस में देखोगे और 64 ओम वाले रजिस्टर के केस में, तो दोनों के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि आई एक्स जो है वो इतने से कम हो, आई एक्स इतने से कम हो। तो जो दोनों में से मिनिमम होगा भाई, आई एक्स 10 से भी कम आ जाए, मान लो आई एक्स कुछ आप जैसे सॉल्व करके आया इसमें, आई एक्स शुड बी लेस देन 221 मिली एम्पियर और आई एक्स शुड बी लेस देन 42.49 मिली एम्पियर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इससे भी कम होना है, इससे भी कम होना है, तो आई एक्स को 42.49 मिली एम्पियर से कम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों से कम होना है। तो कुल मिला के बात ये है सवाल में कि जो है एक जो है वो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इन दोनों रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है ये निकाल लें सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के। फिर अलग से ये निकाल लें कि इस करंट सोर्स अगर आई एक्स इसकी वैल्यू है तो इसकी वजह से इस रजिस्टर और इस रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो करेगी, और ये पता चल जाएगा क्योंकि क्वार्टर वाट का रजिस्टर दिया हुआ है। ये हम पहले निकाल लेंगे कि इस रजिस्टर में मैक्सिमम इतनी करंट फ्लो करती है, तो ये कंडीशन इस पे इम्पोज कर देंगे कि भाई करंट इससे ज़्यादा ना हो। तो टोटल करंट इस वोल्टेज सोर्स और इस करंट सोर्स की वजह से जो टोटल करंट है उसको जो है जो रिक्वायर्ड करंट निकालें उससे कम जो है वो दिखा के कंडीशन इसके लिए आ जाएगी। और ये कंडीशन इसके लिए आ जाएगी। तो दोनों कंडीशन के हिसाब से ये पता चल जाएगा कि आई एक्स की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए ताकि ये रजिस्टर्स जल ना जाए। इसी तरीके से जैसे ये वाली प्रॉब्लम है इसमें कह रहा है कि अगर ये सिचुएशन हो तो यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आई एक्स। आई एक्स ये वाली करंट है, इसको डिटरमिन करना है विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में ऐसा करते हैं कि एक बार वोल्टेज सोर्स को डेट कर देते हैं, एक बार करंट सोर्स को। तो यहाँ पर क्या किया, करंट सोर्स को डेट कर दिया है इस वाले फिगर में। तो करंट सोर्स को अगर डेट करेगा तो मतलब इसको ओपन कर देगा, तो ओपन कर दिया तो ये कंडीशन बन गई। फिर क्या करेगा कि वोल्टेज सोर्स को जो डेट कर देगा, तो वोल्टेज सोर्स को डेट करने का मतलब है कि ये जो है शॉर्ट हो गया, तो ये सिचुएशन बन गई। तो दोनों ही सिचुएशन में आई एक्स जो इसके थ्रू फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू निकाल के जोड़ दें, तो एक ये सर्किट बन गया, एक ये सर्किट बन गया। तो इसमें आई एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये सिंपल से दिख रहा है, इसको आई एक्स डैश बोल दिया, यहाँ पे 2IX ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिस जो कि इस करंट पे डिपेंड कर रहा है 2IX। तो यहाँ पे जब इस वोल्टेज सोर्स की वजह से केवल जब करंट इसमें कैलकुलेट करोगे तो उसको IX डैश बोलोगे। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो 2IX दिया हुआ है मेन प्रॉब्लम में, तो वो यहाँ पे 2IX डैश हो जाएगा। जो भी करंट इस रजिस्टर में फ्लो कर रही होगी उसी पे इसकी वोल्टेज जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है इसकी वोल्टेज डिपेंड करेगी। तो अगर ये वाला सर्किट बनाओगे तो यहाँ पे 2IX डैश हो जाएगा, और अगर ये वाला सर्किट बनाओगे जिसमें वोल्टेज सोर्स को डेट किया है और करंट सोर्स लाइव है तो वहाँ पे इसकी वैल्यू 2IX डैश। यानी कि कुल मिला के जो भी करंट इस वाले रजिस्टर में फ्लो कर रही होगी उस पर ही इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज डिपेंड करेगी। तो दोनों सिचुएशन में अगर अलग अलग है आई एक्स की वैल्यू तो दोनों सिचुएशन में इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। अब इसमें जो है वो केवीएल लगा दिया तो -10 प्लस 2IX डैश प्लस IX डैश प्लस 2IX डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से IX डैश की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। तो यहाँ से जो है इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है वो इसको मान लो नीचे वाले को मान लो 0 वोल्टेज, जैसे नोडल एनालिसिस में करते हैं, इसको 0 मान लो, इसको यहाँ पे जो है वी डबल डैश मान लिया।
तो इसका पोटेंशियल वी डबल डैश हुआ, तो इन दोनों के बीच जो वोल्टेज हुई वो वी डबल डैश हो गई, ये करंट आई एक्स डबल डैश हो गई। और यहाँ पे इस नोड पे जो है वो केसीएल लगा दिया। तो यहाँ पे अगर केसीएल लगाओगे तो 3 एम्पियर की करंट इस नोड पे एंटर कर रही है, तो उसको अगर इधर की ओर रखोगे तो -3 आएगा, इधर ले जाओगे तो +3 आ जाएगा। केसीएल लगाते समय इधर रखा तो मान लो एंटर करती हुई करंट माइनस में लिया तो ये -3 एम्पियर हो गया। और फिर V डबल डैश बाई 2, इतने की करंट इस नोड से दूर जा रही है, तो V डबल डैश बाई 2 दूर जा रही है। और V डबल डैश इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये वाला ग्राउंड है, ये वाला जो पोटेंशियल है ये ग्राउंड है, और ये वाला इसके बीच में डिफरेंस 2IX डबल डैश का है। तो यहाँ पे जो है जो पोटेंशियल होगा, अगर ये वाला ग्राउंड मान रहे हो, मेरा कर्सर दिखता है कि नहीं तुम लोगों को? क्यों भाई? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, क्योंकि हम तो बोलते जा रहे हैं पर कुछ लोग कहे कि कर्सर नहीं दिखता, तो इसीलिए हम, क्योंकि जहाँ मेरा कर्सर होगा वहीं पे हम कुछ बात कर रहे होंगे। तो ये जो यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये जो है वो 0 वोल्ट, इसको ग्राउंड मान के चल रहा है, तो ये ग्राउंड होगा, तो ये वाला अपने आप इसके बीच का डिफरेंस 2IX डैश डबल डैश है, ये 0 है तो ये 2IX डबल डैश हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ की वो जो करंट फ्लो कर रही होगी वो V डबल डैश माइनस 2IX डबल डैश, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, वही होगा इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ लिखा है V डबल डैश माइनस 2IX डबल डैश, और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम। ये वाली करंट एंटर कर रही है, ये करंट दूर जा रही है, ये करंट दूर जा रही है, तो ये केसीएल यहाँ पे हो गया। और चूंकि इस केसीएल में दो वेरिएबल है, एक V डबल डैश है, एक IX डबल डैश, तो दो वेरिएबल और एक इक्वेशन है, इसका मतलब इससे नहीं निकलेगा, एक और कुछ कंडीशन चाहिए। तो वो कंडीशन ये दिखा रही है कि ये जो V डबल डैश है तुम्हारा, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस या ये वाली जो वोल्टेज कह लो, ये वोल्टेज जो है V डबल डैश 2 टाइम्स माइनस IX डबल डैश है। V डबल डैश ये वाली जो वोल्टेज है, अगर सर्किट में दिख रहा है, ये वाली जो वोल्टेज है V डबल डैश, यही वोल्टेज जो है इस रजिस्टर के क्रॉस भी है। इस रजिस्टर को, ये रजिस्टर इस नोड और इस नोड के बीच में लगा हुआ है, और ये करंट सोर्स भी इस नोड और इस नोड के बीच में लगा हुआ है। तो ये करंट, ये जो करंट सोर्स है ये इस रजिस्टर के दो वाले रजिस्टर के पैरेलल में लगा। तो ये वोल्टेज जो V डबल डैश इस नोड की निकाल रहे हो, ये वोल्टेज वही वोल्टेज है जो इस रजिस्टर के अक्रॉस होगी। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी? करंट इनटू IR। IR का मतलब I कौन क्या फ्लो कर रही है? IX डबल डैश, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 2। पर चूंकि IX डबल डैश की वैल्यू उल्टी है, देखो इस सर्किट के हिसाब से करंट ऐसे फ्लो करनी चाहिए, ऐसे फ्लो करनी चाहिए, जबकि ये करंट इस डायरेक्शन में मार्क है, इसीलिए यहाँ पे V डबल डैश को 2 टाइम्स माइनस IX डबल डैश लिख रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए जो है यहाँ पे V डबल डैश, ये देख लो कि ये वाली जो वोल्टेज है यही इस रजिस्टर के क्रॉस भी है, क्योंकि ये वाला करंट सोर्स और ये वाला रजिस्टर दोनों पैरेलल में है। तो V डबल डैश विल बी गिवन बाय 2 टाइम्स माइनस IX डबल डैश। तो इसकी वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दोगे तो V डबल डैश की या IX डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि दो वेरिएबल हो गए, दो इक्वेशन हो गया, तो इससे V डबल डैश IX डबल डैश की वैल्यू निकल जाएगी। हमको चूंकि IX डबल डैश की वैल्यू निकालनी है, इसलिए IX डबल डैश की वैल्यू -0.6 जो भी आ जाए वो कैलकुलेशन करके आ जाएगा। तो IX जो है वो क्या हो जाएगी? IX डैश प्लस IX डबल डैश। तो अगर यहाँ तक में किसी को कुछ दुविधा हो रही है तो वो पूछ सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट आसान है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है,
सुपरपोजिशन थ्योरम में केवल ये होता है कि जितने इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स हैं उनको डेड कर दो, केवल एक को रखो। उसकी वजह से जो भी तुमको वोल्टेज किसी रजिस्टर के क्रॉस या करंट वगैरह कुछ भी कैलकुलेट करनी है तो उस एक सोर्स की वजह से उस करंट या वोल्टेज को कैलकुलेट कर दो। फिर जो है दूसरा वाला कोई सोर्स पकड़ो और बाकी सबको डेड कर दो, और फिर वहां पे करंट या वोल्टेज जो निकालनी वो निकाल लो। इस तरह से जितने भी सोर्स हैं उसको एक एक बारी बारी से कंसीडर करो और बाकियों को डेड कर दो, और फिर इस तरीके से जो भी करंट आती जाए या जो भी वोल्टेज कैलकुलेट करना है, जो भी चीज कैलकुलेट करना है, वो जो भी आता जाए उसको कलेक्ट करते जाओ और बाद में सबको जोड़ दो विद डायरेक्शन वगैरह। जैसे यहाँ पे आई एक्स की वैल्यू जो है एक जगह प्लस आ रही है, एक जगह माइनस आ रही है, तो दोनों को विद साइन कंसिडर करके जोड़ दोगे तो जो टोटल करंट वोल्टेज वगैरह 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 आएगी वो आ जाएगी। यहाँ तक में अगर किसी को कॉन्सेप्ट में या किसी को किसी तरीके के किसी स्टेप पे लगता है कि ये स्टेप कैसे हो गया तो वो पूछ सकता है। बोलो। सर वो आई एक्स डबल डैश की वैल्यू 0.6 कैसे लिखी है ये वाले क्वेश्चन में? इसमें जो सामने है? नहीं सर, इसके बाद वाला जो था। इसमें आई एक्स डबल डैश की वैल्यू हाँ सर, यहाँ पे पॉइंट लिखा है 6 कि एम्पियर कैसे लिखी हुई है? यस सर। ये वाला? जी अच्छा, सर। ये एक इक्वेशन बना। यहाँ पे जब नोड इक्वेशन पे जब यहाँ पे केसीएल लगाए तो ये एक इक्वेशन बन गया। जहाँ मेरा कर्सर का मूवमेंट दिख रहा है ना, जी सर। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बना, ठीक है ना? यस सर। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया। अब इसमें हमको निकालनी क्या है? वैल्यू आई एक्स डबल डैश की निकालनी है। तो यहाँ पे तो आई एक्स डबल डैश एक अननोन क्वांटिटी है और एक अननोन क्वांटिटी वी डबल डैश है। तो दो दो अननोन हो और एक इक्वेशन हो तो उससे तो अननोन की वैल्यू नहीं निकलती ना। 8th में 9th में हाई स्कूल में ये बताया हुआ कि जितने अननोन हो अगर उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन हो तो हर अननोन की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो चूंकि यहाँ पे दो अननोन है, वी डबल डैश और आई एक्स डबल डैश, और हमारे पास इक्वेशन एक ही है तो इससे तो वैल्यू नहीं निकलेगी, एक इक्वेशन और चाहिए। तो वो इक्वेशन क्या है? वी डबल डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस आई एक्स डबल डैश। ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे लिखा है? वी डबल डैश इक्वल टू दिस मच। यस सर, समझ में आ गया कैसे कैसे कैसे? तो ये पैरेलल में है वहाँ पे जो नोड है सी वी में। डबल डैश और आई एक्स डबल डैश में कोई रिलेशन होगा? ये यहाँ पे जो स्क्रीन पे मेरे दिख रहा है ये वी डबल डैश है। इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इस सिचुएशन में वो इक्वेशन लगाया जा रहा है। तो यस यहाँ सर। पे वी डबल डैश इस नोड और इस नोड के बीच की वोल्टेज है, जहां पर कि इस वाले नीचे वाले नोड को हमने ग्राउंड मान लिया है। इससे पहले नोडल एनालिसिस वाले में ये बताया जा चुका है कि जब कई नोड का सर्किट दिया हो तो नोडल एनालिसिस करने से पहले एक नोड को अगर ग्राउंड मान लें या उसके पोटेंशियल को 0 मान लें तो बाकी की जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में आसानी होती है। क्योंकि ये 0 हो गया तो बाकी सारी नोड वोल्टेजेस इसी के रेफरेंस में नापी जाएंगी ना। तो इसके रेफरेंस में इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वी डबल डैश हो गया, और वी डबल डैश इसके और इसके बीच पोटेंशियल हो गया क्योंकि ये तो 0 है। तो वी डबल इसके और इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो वी डबल डैश है, और इसके बीच ही वाला रेजिस्टेंस लगा है। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला करंट सोर्स दोनों पैरेलल में है। तो जो वोल्टेज इसके बीच में है वही वोल्टेज इसके बीच में है, रेजिस्टेंस के बीच में, यानी कि रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या हुई? वी डबल डैश। तो वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस वी डबल डैश है और उसके थ्रू जो करंट है वो आई एक्स डबल डैश है। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो वी डबल डैश आई आर होगा। आई का मतलब आई एक्स डबल डैश और आर का मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। बस अंतर केवल इतना है कि मेरे पोटेंशियल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इधर की ओर है और निगेटिव या ग्राउंड वाला इधर की ओर है। तो जो
पोटेंशियल हमने माना है, उसकी वजह से करंट इधर से बहेगी, क्योंकि इसको प्लस मान रहे हैं हम, जो इसमें दिया सवाल में, ये प्लस है, ये वाला जीरो मान रहे हैं, तो करंट इधर से ऐसे बहेगी ऐसे, और इसमें करंट इस तरह से उल्टी दी हुई है, इसलिए हमने वी डबल डैश को आई आर तो लिखेंगे लेकिन माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि मेरे पोटेंशियल की जो हमने पोटेंशियल माना है उसके वजह से जो करंट फ्लो करेगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी और इसने जो सवाल में दिया उसकी करंट की डायरेक्शन उल्टी है, इसलिए वी डबल डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस आई एक्स डबल डैश लिखा है। अगर इसने करंट इसी डायरेक्शन में दी होती तो v इक्वल टू सिंपल आई आर लिख के हम भी आगे बढ़ जाते। तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, यानी v डबल डैश की जगह यहाँ पे -2 आई एक्स डबल डैश रख देंगे, तो ये पूरा इक्वेशन आई एक्स डबल डैश में हो जाएगा और इससे आई एक्स डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.6 एम्पियर जो भी आए वो आ जाएगी। ठीक है? यस सर। जो क्रक्स ऑफ द थ्योरम है वो सिर्फ इतना है, एक बार में एक सोर्स लो, बाकी सारे सोर्स को डेड कर दो, और डेड करने से मतलब ये है कि करंट सोर्स को डेड करने का मतलब है कि उसको ओपन कर दिया। कॉमन सेंस से भी सोचोगे तो यही नतीजे पर पहुंचोगे कि किसी सोर्स को डेड करना मतलब कि जैसे करंट सोर्स उसको ओपन कर दिया तो करंट फ्लो करेगी नहीं, करंट फ्लो जीरो हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा। और वोल्टेज सोर्स को डेड करने का मतलब है कि उसको शॉर्ट कर दो, तो वोल्टेज सोर्स को अगर शॉर्ट कर दिया तो उसके बीच में पोटेंशियल नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब वो डेड हो गया, पोटेंशियल ही जीरो हो गया उसका। तो करंट सोर्स को डेड करने का मतलब है कि करंट को जीरो करना, जो कि तब पॉसिबल है जबकि करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया जाए। और वोल्टेज सोर्स को डेड करने का मतलब है वोल्टेज को जीरो करना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होती है, हर एक पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है और दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो उसको बोल देते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज को अगर जीरो करना है तो इसका मतलब उस दो पॉइंट को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दें, मतलब कि शॉर्ट कर दें। तो शॉर्ट कर देंगे तो ये बात कई बार हम बता चुके हैं कि दो पॉइंट जिसको हम कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं उसके बीच कोई वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस आइडियली हम जीरो मान के चलते हैं। आइडियली जीरो नहीं हो, मतलब प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता है, लेकिन आइडियली हम जीरो मान के चलते हैं। जो लोग सोलर एनर्जी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, आजकल गवर्नमेंट सोलर एनर्जी को बहुत प्रमोट कर रही है, बहुत सब्सिडी वगैरह दे रही है, तो गांव वगैरह में सोलर पैनल लगे होते हैं और उससे तार खींच करके लाते हैं घरों में, क्योंकि घर में तो लाइट वगैरह जलेगी ना उससे, और ये मशीन चलेगी वगैरह वगैरह वहां पर, या इवन तुम छत पे तो उतना फर्क नहीं पड़ता, तो खेत से जब घर में तार आता है तो काफी डिस्टेंस हो जाती है ऐसी केस में। और जब सोलर की वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं उससे कितनी वोल्टेज चाहिए, क्योंकि कोई भी मशीन चलाने के लिए पर्टिकुलर वोल्टेज और पर्टिकुलर करंट चाहिए, तो वहां पे एनालिसिस करने पे ये पता चलता है कि बहुत दूर से जब तार लाया जाता है तो जिस तार को हम सोचते हैं कि मतलब उसका रेजिस्टेंस जीरो है, वो वहां पे एनालिसिस करने में पता चलता है कि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है और कुछ का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। घर वगैरह में देखो तो इतनी दूरी में कोई पोटेंशियल ड्रॉप एप्रिशिएबल नहीं होता है, मतलब सिग्निफिकेंट पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। लेकिन अगर खेत से या काफी डिस्टेंस से वही कनेक्टिंग वायर आता है तो उसमें पोटेंशियल सफिशिएंट पोटेंशियल ड्रॉप होता है, सिग्निफिकेंट पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो सोलर पैनल में जो वोल्टेज पैदा होती है उसका काफी सिग्निफिकेंट हिस्सा ड्रॉप हो जाता है वोल्टेज की फॉर्म में। जैसे 10 वोल्ट वहां पे जनरेट हो रही है, 12 वोल्ट जनरेट हो रही, तो हो सकता है कई बार यहाँ पे 7 साढ़े 7 वोल्ट मिले घर में, तो 3 साढ़े 3 वोल्ट की वोल्टेज घटना जो है काफी अप्रिशिएबल है। तो जो कनेक्टिंग वायर लगता है कि केवल इसमें रेजिस्टेंस जीरो है वो जरूरी नहीं कि हमेशा जीरो हो।
तो ये चीज हम इस संदर्भ में बता रहे थे कि ये जो है वो सुपरपोजिशन थ्योरम की बात हुई। एक मिनट रुकना जरा। Now we will discuss about some facts about the voltage source and current source. ये जो टर्मिनल जहाँ पे मेरा पॉइंटर मार कर रहा है, मूव कर रहा है, ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। 12 वोल्ट का सोर्स है, इसके क्रॉस जो है तुमको 12 वोल्ट की आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। और ये बात पहले भी हमने बताई थी कि चाहे जितनी इससे करंट तुम ड्रॉ करते जाओ, इसके क्रॉस तुमको 12 वोल्ट ही मिलेगा। पर ये बात प्रैक्टिकली सही होते नहीं दिखती है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ तुम कितनी भी करंट जो है वो ड्रॉ करते जाओ और 12 वोल्ट की वोल्टेज बनी रहे। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगी, तो 12 वोल्ट को उस करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। तो इनफाइनाइट पावर मतलब इनफाइनाइट करंट या बहुत ज़्यादा बड़ी करंट भी तुम ड्रॉ करो तो भी यहाँ 12 वोल्ट मिलने लगी। तो 12 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई दैट करंट, तो ये हो गया कि इतनी ढेर सारी वोल्टेज, इतनी ढेर सारी पावर मिलने लगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी छोटे से काम से इतनी छोटी सी वोल्टेज से इनफाइनाइट या इतनी बड़ी पावर मिले। तो जो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, और हमने पहले ही कुछ डिस्कस किया था कि ये वोल्टेज सोर्स आइडियल होता है। तो ये तो ठीक है कि आइडियली ऐसा पहले आइडियली बताते हैं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये आइडियल बता के कुछ प्रैक्टिकल मतलब कुछ न्यूमेरिकल आदमी करा देता है शुरू में, फिर क्या करता है प्रैक्टिकल। तो जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है वो ऐसा होता है कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अगर इंटर में कहीं प्रैक्टिकल किया होगा, लेग्रांजे शेल वगैरह का प्रैक्टिकल शायद था इंटर में, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करवाया जाता था। किसी भी वोल्टेज सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो एक तरह से ये मान के चलो कि ये जो है रेजिस्टेंस जो है इस वोल्टेज सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जो भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होते हैं उसको तुम एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये बात है एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। तो अगर इस ये जो तुम्हारा जैसे 12 वोल्ट का ये सोर्स हुआ और यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि 0.01 ओम का कोई रेजिस्टेंस उसकी सीरीज में, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये चीज इंटर वगैरह में भी पढ़े होंगे कि जो सेल होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम होता है, लेकिन होता है, जीरो नहीं होता। क्योंकि जीरो तो आइडियल कंडीशन है। तो ये वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और तुमने इस वोल्टेज सोर्स में एक लोड लगा दिया, लोड मैंने कोई सर्किट कनेक्ट कर दिया। तो इस सर्किट में जब तुम जो है वो केवीएल लगाओगे तो इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी कि 12 वोल्ट विल बी इक्वल टू 0.01 IL स्थिर करंट और प्लस IL इंटू RL। ये जो IL इंटू RL कह लो या VL कह लो, एक ही बात है। तो इस तरीके का जो है तुम्हारा एक इक्वेशन बनेगा, VL इक्वल टू -0.01 IL प्लस 12। तो अगर VL और IL में कर्व खींचोगे तो मैथ हो तुम लोग पढ़ते हो तो V और I में इस तरीके का कर्व होगा। तो Y इज इक्वल टू माइनस समथिंग X प्लस C टाइप का ये कर्व हुआ। तो इतना पहचान जाते होगे इस इक्वेशन को देख के मेरी समझ से, ये इक्वेशन जो है एक लाइन का है जिसका स्लोप निगेटिव है, -0.01 लिखा हुआ है। तो चाहे ऐसे समझ लो इस बात को, चाहे ऐसे समझ लो
कि जब IL को 0 रखोगे इस इक्वेशन में, यानी कि लोड करंट को 0 रखोगे, तो लोड करंट 0 होने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये वाली लोड करंट 0 कब होगी, जब इसको ओपन कर दोगे, RL को इनफाइनाइट कर दोगे, या यहाँ पे कोई भी RL नहीं लगाओगे, तो ही जो है IL 0 होगी। तो IL 0 कर दोगे तो VL जो है 12 वोल्ट होगी। तो यहाँ पे देखोगे कि IL जब 0 है ये कर्व पे, जब IL 0 है तो ये वोल्टेज 12 वोल्ट की है। ये तुम लोग समझ जाते हो कि ये VL इक्वल टू जैसे -0.01 IL प्लस 12 है, तो इसकी जो है इसका स्लोप कितना होगा इस लाइन का, ये समझते हो, स्लोप वगैरह का आइडिया है, कोई बता सकता है तो हमको थोड़ा फीडबैक मिलेगा। तो एक्चुअली हम तो अपनी रॉ में फिर बोलते जाते हैं ना, कोई हमको फीडबैक नहीं मिलता तुम लोगों की तरफ से, हम तो जो हम समझते हैं उसी हिसाब से बताते जाते हैं। पता नहीं तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। ये अगर ये इक्वेशन जो है देख के पहचान जाते हो कि ये लाइन का इक्वेशन है, यस सर। पहचान जाते हो। इसमें जो अगर कोई पूछे कि इसका स्लोप कितना है तो बता लेते हो। यस सर। कैसे, किस तो फॉर्म का है ये इक्वेशन? ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है। हाँ बस 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 ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर हमको बताइए ना, तो ये इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से इसकी स्लोप वगैरह m वगैरह देख सकते हो, ये लाइन उसकी कर्व खींची हुई वगैरह वगैरह, तो इसको मतलब समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का इसका स्लोप हुआ, इस तरीके का इसका कर्व हुआ। और तो इस चीज को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स है और उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि उसके सीरीज में कनेक्ट है। इस तरीके से हम किसी भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को दिखा सकते हैं। और ये चीज जो है उसकी अगर हम देखें तो अगर इसमें भी इस वाले सर्किट में KVL लगाओगे तो इस वाले इक्वेशन को मिल जाएगा, VL इक्वल टू VS माइनस समथिंग समथिंग, इस वाले सर्किट में लगा रहे हैं। और इस वाली इक्वेशन जो 9 नंबर के इक्वेशन है, इसको ड्रॉ करोगे तो IL और VL में इस तरीके का एक कर्व मिल जाएगा, ये जो जहाँ बना हुआ है। और जहां पर कि ये सोर्स वोल्टेज जो है ये VLOC लिखा हुआ है, मतलब VL लोड वोल्टेज व्हेन OC माने ओपन करंट, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट जब होगा तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं लगा होगा, ये ओपन होगा। तो ओपन होगा तभी यहाँ पे आउटपुट में सोर्स वोल्टेज मिलेगी, यानी कि इस टर्मिनल के क्रॉस इस वोल्टेज का जो सोर्स वोल्टेज है ये पूरी यहाँ पे तभी अपीयर होगी जबकि ये ओपन होगा, ओपन सर्किट होगा, तभी यहाँ पे VS यानी कि सोर्स वाली वोल्टेज मिलेगी। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगाओगे तो इसका मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगी, और अगर करंट फ्लो करेगी तो इस सीरीज वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ वोल्टेज IL RS ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे जो लोड के क्रॉस वोल्टेज मिलेगा, KVL लगा के भी दिख ही रहा है, चाहे KVL लगा के देख लो, चाहे मेरी बात से जो अर्थ निकल रहा है उससे समझ लो, तो लोड वोल्टेज इतनी होगी और ये उसका कर्व होगा। इसी तरीके से प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स ऐसा होता है जैसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या हुआ, एक वोल्टेज सोर्स और उसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस। तो वैसे ये एनालिसिस करके देखोगे, इसमें लिखा है सिंपल उसी तरीके से KCL वगैरह लगा के, तो एक जो है जो करंट सोर्स होता है प्रैक्टिकल, वो एक आइडियल करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस। तो कुल मिला के और उसका जो कर्व देखोगे IL और VL के बीच में, तो ये वाला कर्व जो देखोगे इस इक्वेशन से जो ड्रॉ किया है वो तुम समझ रहे होगे, और फिर ये वाला कर्व, दोनों कर्व एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, वो बाहर वाला जो लोड होता है उस लोड के लिए ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक ही जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि इसका जो IL और VL के बीच में ग्राफ आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कर सकते हैं। यही इस पूरे आर्टिकल की थीम थी। तो कैसे कर सकते हैं ये चीज जो है वो एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। जैसे यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है, तो अब
अब इस लोड के लिए चाहे एक वोल्टेज सोर्स लगा हो और एक सीरीज में उसके रेजिस्टेंस लगा हो, चाहे ये सिचुएशन हो, या इस लोड के लिए एक करंट सोर्स IS लगा हो और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हो, दोनों ही बात इस लोड के नजरिए से देखोगे तो सेम है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे वोल्टेज VL ही है और करंट IL ही है। तो हम जो है इंटरनली वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को आपस में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का क्या तरीका है ये एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है, इसके पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये 2 टर्मिनल है, यहाँ पे हम लोड वगैरह जोड़ेंगे। तो ये करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज सोर्स में अगर कन्वर्ट करना हो तो ये कर लें कि इसकी वो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, करंट 3 एम्पियर की है और रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो 6 वोल्ट की इसके क्रॉस वोल्टेज होगी। इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लें, वो 6 वोल्ट की होगी, तो उतने ही वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा दें और उसके सीरीज में यही वाला रेजिस्टेंस लगा दें जो कि यहाँ पे लगा हुआ है करंट सोर्स के पैरेलल में। तो करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो तो 6 वोल्ट है यहाँ पे और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इस वोल्टेज और इस रेजिस्टेंस की हेल्प से यहाँ पे जो है करंट निकल आएगी। करंट 3 एम्पियर की होगी, 6/2 3 एम्पियर की करंट हो जाएगी। तो 3 एम्पियर की करंट, तो 3 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा दो यहाँ पे और ये वाला रजिस्टर उसके पैरेलल में लगा दो। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर इस तरीके का करंट सोर्स दिया होगा और ये सिचुएशन होगी, सिचुएशन ध्यान रखना, एक करंट सोर्स उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, तो हम उसको एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक वोल्टेज सोर्स दिया, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस दिया है, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि नेटवर्क में 20 सिचुएशन पैदा होती है, कभी इस चीज की जरूरत है, कभी उस चीज की जरूरत है, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से हम कभी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और कभी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते रहेंगे। जैसे कि ये कह रहा है कि कंप्यूट द करंट थ्रू द 4.7 किलो ओम रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर इन फिगर 5.17 है आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग द 9 मिली एम्पियर सोर्स। अच्छा, तो ये एक ऐसा सर्किट दिया हुआ है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहते हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कि तब ज्यादा हैंडी लगता है, एटलीस्ट जैसे पहली नजर में इस सर्किट को देखोगे तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे करंट सोर्स है। केवल अगर करंट सोर्स हो तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि वहां पर अगर नोडल एनालिसिस लगाएं तो तुरंत से जल्दी जल्दी हो जाती है, कुछ इक्वेशन बनते हैं, सॉल्व हो जाता है। और अगर जो है वो केवल वोल्टेज सोर्स हो तो मेश एनालिसिस लगाएं तो हो जाता है। नहीं तो अगर नोडल एनालिसिस लगा रहे हो, कोई वोल्टेज सोर्स आ गया तो वहां पे सुपर नोड बनाना पड़ता है, और मेश एनालिसिस करते समय कोई करंट सोर्स आ गया तो वहां पे सुपर मेश बनाना पड़ता है। तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीजें अवॉइड करने का एक तरीका ये है कि अगर खुशकिस्मती से जो नेटवर्क एग्जाम में आए वो कुछ इस तरीके का हो जहाँ पर कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो, तो सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लेंगे हम। तो सोर्स ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? यहाँ पे ये करंट सोर्स दिया होगा, उसके पहले में एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और वोल्टेज सोर्स भी है। तो देख के थोड़ा शुरू में अजीब से लगेगा कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स है तो नोडल एनालिसिस लगाएं, मेश लगाएं, क्या लगाएं? तो इसमें सबसे आसान दिख रहा है कि एक करंट सोर्स दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसको हम एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये करंट सोर्स और रजिस्टर वाला, इसको हम एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लो इसको हमने कन्वर्ट करके यहाँ पे वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया,
तो रेजिस्टेंस तो सीरीज में उतना ही लगाते हैं, वही वाला जो कि इसके पैरेलल में लगा हुआ है। यहाँ पैरेलल में 5 किलो ओम का लगा है, तो सीरीज में 5 किलो ओम का लगा दिए, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जो वोल्टेज होगी वो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वही वाली वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स लगेगा। तो वोल्टेज क्या होगी, आई आर होगी। आई आर मतलब 9 × 5 किलो और मिली का आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 9 × 5 = 45 45 वोल्ट आ जाएगा। तो 45 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया और फिर यहाँ पे एक सीरीज में रेजिस्टेंस ये वाला लगा दिया। तो अब हमारा सर्किट इस तरीके से हो गया। इसमें केवीएल लगा देंगे तो 2 मिनट में लग जाएगा। -45 प्लस ये सब रेजिस्टेंस दिया हुआ है इंटू आई, और यहाँ से +3 वोल्ट ये सब जो दिया हुआ है। तो इसमें केवीएल लगा दोगे तुरंत, झट से 1 मिनट का सर्किट है तो तुरंत फट से हो जाएगा। नहीं तो सुपर मेश और सुपर नोड में जो है आदमी घूमता रहेगा। सवाल होगा तो है, लेकिन ये है कि टाइम लग जाता है। तो ये तरीका है कि कैसे जो है इसको वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को आपस में कन्वर्ट करके कैसे किया जाए। इसी तरीके से इसके नीचे जो प्रॉब्लम दी होगी ये भी बिल्कुल आसान है। इसमें चाहे तो ये वाला करंट सोर्स और ये वाला, थोड़ा सा हर सवाल में जो है थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, केवल जो है वो नियम का पालन करके सवाल नहीं लगता। जैसे मैं कह रहा है कि कंप्यूट दी करंट IX कंप्यूट करनी है थ्रू दी 47 किलो ओम रजिस्टर। तो अगर इसको करोगे, वैसे तो दे ही दिया इसमें, लेकिन अब चूंकि इस वाले करंट इस वाले रजिस्टर के थ्रू करंट निकालनी है, तो कॉमन सेंस की बात है, अगर इसके थ्रू निकालनी है तो करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाला करंट सोर्स और ये वाले रजिस्टर को नहीं इन्वॉल्व करोगे, इस वोल्टेज सोर्स और ये इसके सीरीज में इसको इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो करंट निकाल लेंगे और यहाँ पे पैरेलल में करंट सोर्स लगा देंगे और 5 किलो ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस ये वाला फिर सर्किट को कंप्यूट कर लेंगे नोडल एनालिसिस करके। तो यहाँ पे जो है IS की जो भी वैल्यू होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। फिर ये कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम का मतलब ये वाला रजिस्टर आई कैलकुलेट करने के लिए। फिगर 5.19 है, बाय मेकिंग यूज ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू फर्स्ट सिंप्लीफाई द सर्किट। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू ये दिखाया जा सकता है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉब्लम कैसे जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाती है। वैसे देखोगे तो अजीब सी प्रॉब्लम लग रही होगी कि अब इसको कैसे सॉल्व करें, वो मेश एनालिसिस वगैरह करेंगे, करंट नोडल एनालिसिस करेंगे तो बड़ा समय लगेगा और कई इक्वेशन बनेंगे। तो इसमें कैसे किया है कि ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसको कंबाइन करके एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस बना दिया। तो ये वाला सर्किट रिड्यूस होके ऐसे हो गया। और ये एक करंट सोर्स दिया हुआ है और उसके पैरेलल में ये एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसको भी जो है वो एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया, जिसकी की वोल्टेज जो है V = IR, यानी कि 17 3 या 51 Vx जो है इसकी जो है यहाँ पर वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज होगी और 17 ओम का जो रजिस्टर इसके पैरेलल में लगा था वो अब सोर्स के सीरीज में लग जाएगा। क्योंकि जब करंट सोर्स दिया हो उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस दिया हो तो वो रिड्यूस हो जाता है एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो 17 ओम का जो पैरेलल में होता है वही सीरीज में लगा देते हैं। इसमें जो है वोल्टेज सोर्स में अगर वोल्टेज ढूंढेंगे कितनी वोल्ट है तो V = IR, 17 3 या 51 Vx। तो ये सिचुएशन हो गई। और ये वाला करंट सोर्स है और ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको कंबाइन किया तो देखोगे कि यहाँ पे वोल्टेज 9 वोल्ट आ गई और 9 ओम का रेजिस्टेंस इसके सीरीज में आ गया। तो ये जो सर्किट है पूरा रिड्यूस होके इस तरह से आ गया। और उसके बाद इस पूरे सर्किट को जो यहाँ पे आया है
इसको रिड्यूस कर लिया इस सर्किट में। बस एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि जैसे करंट जो है वो इसके थ्रू करंट वो फाइंड आउट करना चाहता है, और यहाँ पे ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज, इसकी वोल्टेज जो है Vx पे डिपेंड कर रही है। Vx माने इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है उस पे डिपेंड कर रही है। तो जिस क्वांटिटी, तो इस रजिस्टर को जो है हम अपने सिंप्लीफिकेशन में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस रजिस्टर को अगर सिंप्लीफिकेशन में लेने की कोशिश करोगे तो ये वाला रजिस्टर गायब हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट बना लोगे तो ये रजिस्टर गायब हो जाएगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे ढूंढेंगे, इस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए इस वोल्टेज को छोड़ के इसको रिड्यूस किया इस टर्म में, इसको रिड्यूस किया इस तरीके से। तो लेकिन ये वाला रजिस्टर छोड़ दिया, क्योंकि इसी के क्रॉस जो वोल्टेज है उस पे जो है ये वाला वोल्टेज डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे 4 और 3 7, ये 17 और 9 देखोगे तो ये 26 ओम का रजिस्टर यहाँ बन गया, इसको छोड़ दिया, इसको नहीं लेंगे, बराबर करना है। 17 और 9 26, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया, ये वाली वोल्टेज हो गई, ये 9 वोल्ट हो गया, और ये 2 ओम वाला रजिस्टर इसके सीरीज में आ गया। और ये जो है यहाँ पे सिचुएशन ये हुई, एक मिनट, ये यहाँ तक सिचुएशन हुई थी। फिर ये 7 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, तो 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और 7 ओम का रजिस्टर, ये वोल्टेज सोर्स और ये सीरीज में रजिस्टर, इसको फिर जो है करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो इतने 15/7 एम्पियर का करंट सोर्स आ गया, और ये 7 जो ओम का रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे लग गया। 7 और 7 पैरेलल हो गया, 3.5 ओम का रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे लग गया, और फिर 3.5 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे, और एक करंट सोर्स ये। तो फिर इसको वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया, तो ये वोल्टेज सोर्स आ गया, ये करंट, ये रजिस्टर आ गया। तो कुल मिला के जो पूरा नेटवर्क था सर्किट का वो रिड्यूस होके इसमें आ गया। और निकालना क्या था, आई निकालनी थी। तो आई निकालने के लिए इसमें KVL वगैरह लगा दिया, तो जो है यहाँ पर आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, करंट सोर्स को पहले वोल्टेज सोर्स में बदला गया, फिर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदला गया, फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में आए, तो जाके सर्किट इतना रिड्यूस हुआ। सारे वोल्टेज सोर्स हो गए, अब इसमें आराम से KVL लगा देंगे, तो जो भी आई की वैल्यू होगी वो वैल्यू इसमें, ये KVL लगाया होगा इसमें, और जो भी आई की वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए जो है प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ तक का जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो बताओ। एक वोल्टेज सोर्स होगा जो कि उसके सीरीज में रेजिस्टेंस होगा, और एक करंट सोर्स होगा जिसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसी सिचुएशन जहां देखना, तो वहां पर एक बार अगर प्रैक्टिस किए रहोगे, 2-4 सवाल लगाए रहोगे, तो सवाल देखते ही ये दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रही बात कि ऐसे ही बस सुने जा रहे हो सब लोग? महिमा पांडे, यस सर। समझ में आ रही बात? जी सर। किसी को कुछ पूछना नहीं है इसमें? इसके बाद जो हर सवाल की जो एग्जाम्पल दिए हैं उसके बाद एक प्रैक्टिस करके लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक प्रैक्टिस करके लिखा हुआ है ये। तो चूंकि समय की कमी है, लास्ट मोमेंट पे कहा गया ये पेपर पढ़ाने के लिए, इसलिए मेरी कोशिश
ये है कि जितना पहले तो कवर कर सकें, ताकि कोई थ्योरी वाली चीज़ नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आया तो तुम किताब से देख के लिख लोगे। न्यूमेरिकल है तो खुद से तो करना ही पड़ जाएगा उसको, भले ही किताबों का सहारा मिल जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन थोड़ा तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली वही वाला सवाल आ जाए ऐसा शायद संभव ना हो। तो मेरा प्रयास ये है कि पहले कम से कम हर चीज़ के बारे में तुम लोगों को इतना तो आइडिया हो कि वो फंडामेंटली कैसे काम करती है, सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे काम करता है, या कोई भी थ्योरम जैसे वोल्टेज ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है ये काम कैसे करता है। तो खुद से कुछ कर लोगे तो उम्मीद है कि चीज़ें थोड़ा बेटर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा एटलीस्ट इतना करोगे खुद से कि जो एग्जाम्पल वाला हम समझा रहे हैं उसके बाद जो प्रैक्टिस वाला लिखा है उसको करोगे तो वो एकदम उसी तरीके का है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसको खुद से करोगे तो थोड़ा सा तुम्हारा हाथ और दिमाग चलेगा। और उसके बाद अगर टाइम हो तो जो है पीछे एक्सरसाइज में कुछ हाथ पैर चलाओगे तो एग्ज़ाम में कुछ बेहतर होने की बात हो सकती है। जैसे कि एक थोड़ा सा ट्रिक वाला सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इस दो पॉइंट के बीच में अगर ये एक करंट सोर्स दिया हुआ है और उसके पैरेलल में मान लो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो क्या करोगे तुम, इसको जो है वो मिला करके वोल्टेज सोर्स बनाने की कोशिश करोगे। तो जो जनरल जल्दी में बात होती है जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये करोगे कि इसका करोगे तो 3 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। अगर इस करंट सोर्स को चेंज करना चाहोगे वोल्टेज V इक्वल टू आई आर से निकालोगे 3 इंटू 1, तो 3 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। तो जनरली ऐसा होगा कि 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जो यहाँ पे लगाओगे और उसके बाद इसके सीरीज में यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस लगा दोगे, जो कि यहाँ पे लगाने में गलत होगा। जो करंट सोर्स होता है उसको जब हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो सीरीज रेजिस्टेंस होता है इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। तो ये थोड़ा सा सावधानी रखने वाली बात ये होगी कि ये जो वो करंट सोर्स है इसको जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करो तो जो रेजिस्टेंस लगाओ वो इसी के सीरीज में डायरेक्ट लगा दो, क्योंकि आदत पड़ी रहती है इसके पहले जितनी प्रॉब्लम किए हैं उस तरीके से, तो यहाँ पे जो है वो करंट सोर्स आदमी लगाता है और फिर रेजिस्टेंस इधर लगा देता है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाओगे वो इसके सीरीज में नहीं आएगा, जबकि नियम ये कहता है कि करंट सोर्स को जब वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करो तो वो रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आना चाहिए। तो वोल्टेज सोर्स बनाओ अच्छी बात है, उसके सीरीज में, सीरीज का मतलब केवल इधर ही नहीं नीचे भी लगा सकते हो ऊपर भी लगा सकते हो, वो उसमें अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगाओगे या यहाँ पे लगाओगे तो वो सीरीज में नहीं होगा। तो इस तरीके की जब सिचुएशन हो तो करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स बनाते समय ये ध्यान रखना कि जो सीरीज रेजिस्टेंस होगा वो इस तरीके से लगेगा। और एक इसमें कॉशन दिया हुआ है। कॉशन ये है कि जब इस तरह से करंट सोर्स हो और इस तरीके से सीरीज में रेजिस्टेंस हो तो जनरली थोड़ा सा लगता है कि इसको भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, लेकिन करंट सोर्स हो उसके सीरीज में रेजिस्टेंस हो तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। करंट सोर्स हो और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस हो तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी तरह वोल्टेज सोर्स हो और उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस हो तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। जब वोल्टेज सोर्स हो और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस हो तब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या तब वोल्टेज सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करंट सोर्स में किया जा सकता है। तो यहाँ तक में ये बात है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की कि वोल्टेज सोर्स को कैसे करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करें और करंट सोर्स को कैसे वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करें और इस तरीके से कैसे प्रॉब्लम को
सिंप्लीफाई किया जा सके। यहाँ तक में अगर किसी को कोई बात पूछने का मन कर रहा हो तो पूछ सकते हो। पेपर ओपर तुम लोगों का अच्छा हुआ है कि नहीं हो पाया, क्या सिचुएशन रही? महिमा पांडे पेपर अच्छा हुआ है? ठीक गया है। अरे बाप, उसमें ऐसा क्या था कि जिसमें ठीक गया? वो तो पूरा ही उसी तरीके का ही था मेरी समझ से। एक सवाल छोड़ दे तो बाकी तो अच्छा, तो 2 मिनट रुको, हम सांस ले लें। तो एक दो थ्योरम और है, थ्योरम थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, इसको जो है 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया जाए क्या? क्यों यस भाई? सर। तो क्या 6:25 हो रहा है, 6:35 से स्टार्ट करें फिर? जी सर। चलो, तो ये कनेक्ट रहेगा, बट वी विल अगेन रीस्टार्ट इट फ्रॉम 6:35। ओके, यस सर। ठीक, थैंक यू। तो फिर से स्टार्ट किया जाए? एवरीवन इज देयर? भाई सब लोग लौट आए? कोई जने बोल के बताओगे तब तो पता चलेगा कि लौटे हो कि नहीं। अरे मेरी आवाज आवाज आ रही है? क्यों भाई, अंश पांडे, आशुतोष गुप्ता? अरे कितना देर पानी नहीं पियोगे? महिमा पांडे, यस सर। तुम ही अकेले जुड़ी हुई हो बस? बाकी से गुड इवनिंग। आशुतोष गुप्ता और लोग चले गए तो चले ही गए क्या? बस कनेक्ट दिख। अच्छा, क्या डिस्कस किए? एक बिल्कुल वही सॉल्व किया हुआ आया था। अच्छा, इतना तो हमको नहीं याद रहता, लेकिन चलो एक तो बाकी भी तो उसी तरीके के थे। कोई सवाल में एक सवाल छोड़ दें तो बाकी तो सब नॉर्मल जैसा सवाल ही था। हाँ, तब सही थे। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुछ सवाल की प्रैक्टिस किए रहोगे तो मान लो ऑनलाइन एग्जाम है तो भी न्यूमेरिकल तो कहीं से नहीं मिल जाएगा ना एग्जाम में, इसलिए तो। हम्म, नहीं, वो लिख के सबमिट कराते हैं, पिछली बार तो ऐसे ही कराए थे। वो कॉपी में लिख के A4 शीट पे लिख करके उसको जो है PDF बना कर फिर अपलोड करना रहेगा। सर। और हाँ बोलो। सर वो जो अभी सेशनल का वो प्रैक्टिकल होगा वो कैसे होगा? प्रैक्टिकल अभी तक कोई फिक्स्ड चीज तो नहीं बताई गई है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन आती तो बताते हैं, अभी तक मेरे पास भी कोई। जैसे यहाँ मेन कैंपस में तो हु इज रिया, इज शी दैट गर्ल व्हिच वाज प्लेइंग म्यूजिक? क्यों, तुम लोग के साथ ही है रिया? नो सर, ये वो उस दिन वाली सर जो गाना बजा रही थी। नो सर।
अच्छा, तो ऐसा मतलब कौन है भाई जिसको भी एक क्लास में आके गाना बजाने में बड़ा इंटरेस्ट है? मतलब सर कुछ फॉर्मेट की मतलब किस तरह से होगा वो? देखो जो मेन कैंपस में होगा वहाँ तो शायद वाइवा होता है, ऑनलाइन वाइवा होता है, पिछली बार जो हुआ था और जो इस बार हो रहा है। अब बीसीए में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि तुम लोग क्या 2 सेशनल होता है, प्रैक्टिकल का भी होता है 2 सेशनल और थ्योरी का भी होता है। तो थ्योरी का सेशनल की तो नोटिस आ गई है, आई थिंक पता ही होगा, तुम लोग को देखा ही होगा 9-10 में है ना शायद, देखा है कि नहीं देखा? नहीं सर, एक आया था कि प्रैक्टिकल होगा, वो 4 तारीख को है। वो तो प्रैक्टिकल है, थ्योरी का भी जो तुम्हारा एक सेशनल दी हो, अभी तो एक सेशनल और होता है ना, बीसी में 2 सेशनल का। नहीं, हाँ 8 8 9 10। हाँ, तो एक सेशनल और प्रैक्टिकल के भी ऐसे 2 सेशनल होते हैं। एक का तो अभी आया है जो 3-4 में जो है कोई, तो उसका फॉर्मेट अभी तक तो, अब अगर ऑफलाइन उसमें दिया हुआ है तो या तो वाइवा ही होगा, अब क्योंकि प्रैक्टिकल तो कराया नहीं है कोई अभी तक, तो वाइवा ही होगा, मोस्ट प्रॉब्ली वाइवा 3 नंबर होगा अभी तक का जो है। ये कोई नया अगर फॉर्मेट आता है तो फिर बताएंगे। तो सर जो फर्स्ट सेशनल में जो आए थे चैप्टर उसी से रिलेटेड होगा ना? वाइवा यस सर। फर्स्ट सेशनल के अब तक जितना पढ़ा दिया गया उससे रिलेटेड होना चाहिए ना, केवल ठीक। वाइवा है तो मान लो जितना अभी तक पढ़ाया गया है उसको तो कोई खास ऐसा तो इसमें याद करने वाली बहुत चीज़ है नहीं। मान लो जो आज थ्योरम बता रहे हैं वही थ्योरम है, वो भी अगर समझ में आ रहा है तो अ, हम तो यही प्रेफर करते हैं कि अगर सही मतलब निकल रहा है, तुम्हारे कॉपी में लिखने का जो तुमने लिखा है उसका मीनिंग सही है, तो मेरे लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट ऑफ दैट व्हाट इज रिटन इन बुक। ऐसा हम तो नहीं मानते, मतलब सही निकलना चाहिए। वाइवा में भी जो आदमी कह रहा है वहाँ तो एकदम क्लियर हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो आदमी पूछ देगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो बता ही देगा, और अगर सही समझ में नहीं आ रहा तो वो गलत हो ही जाएगा। तो इसमें तो इस वाले पेपर में मेनली अभी तक जो बातें हैं वो बातें तो अधिकतर समझ से जुड़ी हुई हैं। वही बात, बहुत कुछ लोग पूछ रहे थे एग्जाम के पहले कि जो है वो थ्योरी आएगी प्रैक्टिकल आएगा। अब बताओ इसमें थ्योरी क्या चीज़ है? जो जो पिछला बताए थे उसमें तो थ्योरी कोई चीज़ थी नहीं मेरी समझ से। बहुत ज़्यादा आदमी क्या पूछेगा, ये पूछ लेगा कि केवीएल क्या होता है बताओ, तो ये तो वैसे भी बता ही दोगे। तो एक थ्योरम होता है थेवेनिन थ्योरम, और एक होता है नॉर्टन थ्योरम। हो सकता है एक्सटर्नल एग्जाम में इसका इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखने को आ जाए कि थेवेनिन थ्योरम क्या होता है और नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, या इवन सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है। ये तो जो रिया है वही जो है प्रख्यात बन के आ रही है, वो इस शी विल नॉट बिलोंग। तो एक जो है वो थेवेनिन थ्योरम होता है और एक नॉर्टन थ्योरम होता है। तो इसकी ज़रूरत कैसे पड़ती है, मान लो ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, मतलब इसमें ढेर सारे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, पता नहीं सीरीज में पैरेलल में वो पटान तरीके से लगे हुए हैं, और वोल्टेज सोर्स सोर्स करंट सोर्स फलाना ढिमाके सब लगे हुए हैं, और फिर ये कनेक्टेड है एक ऐसे रेजिस्टेंस से, और मेरा इंटरेस्ट केवल इस रेजिस्टेंस में है कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितनी फ्लो कर रही है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरा इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं चाहते कि हम इसके इतना बड़ा सा नेटवर्क को सॉल्व करते फिरें। तो हम ये चाहते हैं कि इस नेटवर्क को जो है एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक सिंपल से वोल्टेज सोर्स और एक सीधे से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लें इस तरीके से। तो अगर हम ये कर पाएँ तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर हम आरएल के थ्रू वोल्टेज करंट फरेंट आवर पावर जो निकालने को आ जाएगा वो निकाल देंगे, उसकी बड़ी बात नहीं।
तो मेरा पूरा उद्देश्य यही है कि जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हम एक वोल्टेज सोर्स और एक इस तरह के रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लें तो बात मेरी जो वो बन जाएगी। और अगर हम ऐसा करने में समर्थ हुए कि वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस में इसको कन्वर्ट कर लिए, तो फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको हम एक करंट सोर्स और उसके पहले हम एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर ही लेंगे। तो जो वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं इसको कहते हैं थेवेनिन थ्योरम, और जो करंट सोर्स और इसको पैरेलल में एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, सॉरी, इसको जो है वो कहते हैं नॉर्टन थ्योरम। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये मेन बात है कि थेवेनिन नॉर्टन पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको कैसे करेंगे। मान लो कि क्या कह रहा है इसमें, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, भले ये कॉम्प्लेक्स ना दिख रहा हो, ये सिंपल दिख रहा हो, लेकिन इस तरीके का कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ए हो सकता है। और यहाँ पे एक लोड है जो कि ये भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन हमको मतलब है कि केवल ये आरएल है, ये एक नेटवर्क है, पर इससे मतलब है इसका दो टर्मिनल है, एक ये वाला एक ये वाला। उसी तरीके से यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इसका एक टर्मिनल होगा ये वाला एक ये वाला। तो इस नेटवर्क को हम जो है रिड्यूस करेंगे इस तरीके के एक इक्विवेलेंट सर्किट में, जिसका कि ये दीप सिंह तुम लोग के परिचित का है, कौन है ये, स्टूडेंट है क्यों? अच्छा, तो ये एक नेटवर्क है ए और एक नेटवर्क है बी। तो इस नेटवर्क ए को हम जो है एक वोल्टेज सोर्स और एक इस तरह के सीरीज रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये 12 वोल्ट का सोर्स दिया है और 3 ओम सीरीज में दिया है, इसको हम एक करंट सोर्स और पैरेलल में एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिए, और साथ में उसकी सीरीज में 7 ओम है, इधर आरएल लगा हुआ है। आरएल को हमेशा अलग से रखें क्योंकि आरएल हमारा नेटवर्क बी है, इसको छेड़ेंगे नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको जो नेटवर्क ए वाला है ये, इसको रिड्यूस करना है इस तरीके से, आर कोई वोल्टेज सोर्स और उसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस में। तो ये 4 एम्पियर का ये सोर्स बन जाएगा और ये रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में। ये वोल्टेज सोर्स को हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट किया है। किसी को अगर किसी स्टेप पे ये लगे कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि अभी अभी डिस्कस हुआ है, तो वो पूछ सकता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि तुमको समझ में आ गया है कि 12 वोल्ट की बजाय यहाँ 4 एम्पियर क्यों लिखा है वगैरह वगैरह। तो इसको करंट सोर्स में कर लिया। अब करंट सोर्स में करने के बाद ये 3 ओम और 6 ओम है, तो इसको पैरेलल में कर लिया, तो ये 2 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, ये 7 ओम लगा है। अब 4 एम्पियर का ये सोर्स है और 2 ओम ये 4 दूनी 8 वोल्ट का जो है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हो गया। यहाँ देखो ये तुम्हारा दीप सिंह वगैरह के नाम से ये लड़की आई है शायद, क्यों दीप सिंह? ये करने में पता नहीं क्या मजा आता है, तरह तरह के लोग हैं। चली भी गई शायद, क्या नाम है, दीप सिंह लग रहा था वो प्रख्यात, तो किस नाम से एंटर करने की कोशिश कर रही थी। ये तुम ही लोगों में से कोई जन उसको जो आईडी देते होगे तभी वो ये सब करती है, अदरवाइज उसको क्या आईडी कैसे पता चलेगी। चलो अच्छी बात है, कुछ लोगों को इसमें भी अच्छा लगता है। तो ये 8 वोल्ट का सोर्स हो गया और 2 ओम की सीरीज में हो गया, और 7 ओम बाद में जो लगा हुआ था, तो ये दोनों जोड़ के 8 वोल्ट ये हो गया और 7 दोनों सीरीज में हो गया आर है। तो वोल्ट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इस सवाल में ये दिखाया जा रहा है कि एक बड़ा सा नेटवर्क ये है जो इस सवाल में बड़ा नहीं है। उस बड़े से नेटवर्क को धीरे धीरे इस तरह से सिंप्लीफाई करते गए कि एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस में वो कन्वर्ट हो गया।
तो इस पूरे नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं नेटवर्क ए को एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है। तो फिर मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। हम वोल्टेज करंट वगैरह आरएल के थ्रू निकाल लेंगे वगैरह वगैरह। तो ओके, तो ये जो अभी सवाल बता रहे थे उसमें जो बी था वो यहाँ पर लोड लगा हुआ था और बाकी ये ही तुम्हारा जो है वो नेटवर्क ए था। 12 वोल्ट का सोर्स लगा है, 3 ओम उसके सीरीज में, फिर 6 ओम और फिर 7 ओम। तो इससे अगर हम जो है थेवेनिन नेटवर्क, इससे थेवेनिन तो इससे अगर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालें? देखो ये वाली प्रॉब्लम थी, इसमें ये एक पूरा नेटवर्क दिया हुआ था जिसमें इसको हम नेटवर्क बी मान के चल रहे थे लोड रेजिस्टेंस को, और ये पूरा जो नेटवर्क था उसको ए मान के चल रहे थे। इसको हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से क्या किया, इसको एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस सीरीज में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो यही काम हम करेंगे, थेवेनिन थ्योरम में भी यही कह रहा है कि एक वोल्टेज, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उसको हम एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये तो जो हमने किया ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू किया। तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते करते यहाँ तक पहुँचे, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये कोई नेटवर्क दिया हुआ है, जैसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे और नेटवर्क भी ये वाला दिया है जो लोड वाला है, तो यहाँ से इसको तोड़ दें, इसको यहाँ से तोड़ लें, काट लें इसको यहाँ से, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, और जब ओपन हो जाएगा तो इसके बीच कुछ वोल्टेज होगी। तो इस लोड वाले को यहाँ से हटा के यहाँ को ऐसे काट दें, इसको हटा दिया काट के, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा दोनों टर्मिनल पे। तो जब ओपन हो जाएगा तो हम उस ओपन सोर्स वोल्टेज को जो है वो निकाल लें, ओपन सर्किट वोल्टेज को निकाल लें। तो वही वोल्टेज हमारी जो है ये 8 वोल्ट वाली वोल्टेज बनेगी, इसको वी ओपन सर्किट बोलेंगे। और एग्जाम्पल से ही बताते हैं, जैसे ये वाला नेटवर्क था, इधर आरएल लगा हुआ था, तो इसको तोड़ लिया, आरएल वाले को हटा दिया, हटाने के बाद ये सिचुएशन बनी। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ओपन सर्किट वोल्टेज, इसका नाम ओपन सर्किट है ही क्योंकि ओपन सर्किट हो गया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको कहेंगे ओपन सर्किट। तो यही थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आएगी, यही यही वोल्टेज जो है, ये वाला जो 8 वोल्ट का सोर्स निकाले हो, ये यही ओपन सोर्स वोल्टेज है। ये वाली ये वोल्टेज अगर हम निकालेंगे तो इसके पहले जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से किया तो अल्टीमेटली 8 वोल्ट आया। तो अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट की तरीके से निकालेंगे, मतलब यहाँ पे इसको काट दिया, आरएल को हटा दिया और ये ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट हो गया तो ये वोल्टेज अगर हम निकालेंगे तो ये भी 8 वोल्ट ही आएगी। निकाल करके देख लेते हैं, इसको मान लो तोड़ लिया तो यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया। अब ये 12 वोल्ट का सर्किट, 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, कोई बता सकता है? ओपन जो ये सर्किट वोल्टेज है, इस दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज क्या होगी, ये कैसे निकलेगी? ये वाला कोई बताओ, या दीप सिंह को भी बुलाओ, शायद उसी को पता हो। कोई बताओ कि ये सर्किट ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे ये वोल्टेज निकालनी है ओपन सर्किट। सिंपल नियम से निकालनी है, कुछ करना नहीं है, मतलब थेवेनिन वगैरह का इसमें कोई वो नहीं करना है तुमको, तुम बस सिंपल तरीके से ओपन सर्किट वोल्टेज इसको यहाँ निकालो।
सर वोल्टेज डिवीजन से। हाँ, वोल्टेज डिवीजन से कैसे? हाँ, बात सही है। तो क्या हो जाएगा वोल्टेज डिवीजन से? सर 12 दिया ही हुआ है और जिसके थ्रू निकालना है वो अपॉन जो रेस्ट है उसको सम करके। टोटल, हाँ सही बात है। तो इस तरीके से करके यहाँ पे आ जाएगी। और इसमें जो मेन बात है वो बात ये है कि ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज है ये 6 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वही वाली वोल्टेज है। क्योंकि ये सर्किट देख रहे हो, तो ये सर्किट में तो वो करंट ऐसे निकलेगी और ऐसे चल करके ऐसे ये खत्म हो जाएगा सर्किट। इधर 7 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। क्योंकि ये एक बार हम और डिस्कस कर चुके हैं, कहीं बीच में आया था कि जब यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो करंट यहाँ से निकलेगी तो जाएगी कहाँ? करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज सर्किट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे चूंकि क्लोज सर्किट नहीं बन रहा है इसलिए 7 ओम वाले रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। तो ये जो ओपन सर्किट है ये एक्चुअली ये 6 ओम वाले रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वही वोल्टेज है। तो 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालोगे तो 6 ओम के क्रॉस ये वोल्टेज निकालोगे तो यहाँ पे देख लो ये निकाली हुई 6 अपॉन जो वोल्टेज डिवीजन कह रही है यहाँ पे इसके क्रॉस निकाल 6 वोल्ट के क्रॉस निकालनी तो 6 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 12 डायरेक्ट निकालना हो 6 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 12 कर लो। और चाहे करंट इस सर्किट में निकाल लो, करंट हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6 ओम से तो यहाँ पे 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकल जाएगी। तो ऐसे समझ में आए तो ऐसे, और डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन से समझ में आए तो जैसे जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे निकाल लेना। तो 6 वोल्ट के क्रॉस निकालोगे तो ये 8 वोल्ट आ गई। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज 8 वोल्ट हो गई। तो जो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे थे, थेवेनिन इक्विवेलेंट का मतलब एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सोर्स जो है वो कितने वोल्ट का होगा? यहाँ पे देखो 8 वोल्ट आ रहा है, तो इस तरीके से निकालोगे तो भी 8 ही वोल्ट आया इस पे ओपन सर्किट। यानी कि कैसे निकालोगे? जो लोड वाला जो तुम्हारा नेटवर्क ए होगा और नेटवर्क बी, दो नेटवर्क होंगे, तो बी वाले नेटवर्क को ऐसे बी से तोड़ दो, बी वाले नेटवर्क को हटा दो, तो यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इस ओपन सर्किट वोल्टेज को कैलकुलेट कर लो, सर्किट थ्योरम वगैरह लगा के जैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे जो वोल्टेज निकालोगे ओपन सर्किट वोल्टेज वही तुम्हारी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आएगी। वो उस वाले तरीके से भी 8 वोल्ट आ रही है, यहाँ पे कैलकुलेट किए तो भी 8 वोल्ट आ रही है। फिर जो ये थेवेनिन रेजिस्टेंस है, ये कहाँ गया? ये 9 ओम, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस है। तो ये कैसे निकाला जाता है? ये ऐसे निकाला जाएगा कि ये तुमने तोड़ लिया, बी वाले नेटवर्क को हटा दिया, ये ओपन हो गया और ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल ली तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आ गई। और थेवेनिन जो रेजिस्टेंस निकाले हो वो कैसे निकलेगा? इसी तरह की यही वाला जो सर्किट है इसको तोड़ लिया बी वाले को और ए वाले को ऐसे रख दिया, और ए वाले नेटवर्क में जो भी तुम्हारा सोर्स है उसको डेड कर दिया। तो सोर्स कौन सा है? इस वाले सर्किट की बात करें तो ये वोल्टेज सोर्स है, तो इसको डेड कर दिया। इसको अभी डेड करके बताया है। वोल्टेज सोर्स को डेड करने का मतलब है जिस टर्मिनल के क्रॉस लगा है उसको शॉर्ट कर दिया। तो जब इसको शॉर्ट कर दोगे, वोल्टेज सोर्स हटा के यहाँ शॉर्ट कर दोगे तो इस तरीके का सर्किट बन जाएगा। 7 ओम और ये 3 ओम वाला रेजिस्टेंस और वोल्टेज को तुमने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने मतलब इसको ऐसे तार से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब कि 7 ओम ये हुआ, 3 ओम ये वाला और 6 ओम ये वाला, मतलब ये वाला नेटवर्क बन गया। तो जो तुम्हारा सोर्स है उसको शॉर्ट कर दो और जो बाकी पैसिव जो सर्किट बचे उसका टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकाल लो। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो, और इधर से देखते हुए निकालना है, इधर से देखते हुए निकालने का मतलब ये होता है कि एक तरह से ये तो सिंपल है, अगर कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो तो इधर से निकालने या इधर से कहते हैं कि इधर से देखते हुए इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस निकालिए। तो इसके बीच, इस दोनों पॉइंट के बीच में मान लो कि जैसे एक सेल लगी हुई है और फिर ये पूरा नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस निकालना। तो यहाँ पे कैसे देख रहे हो? ऐसा है कि 6 ओम 3 ओम जो है पैरेलल में है और 7 ओम उसके सीरीज में। तो 6 और 3 का पैरेलल निकालोगे तो
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 6 18 अपॉन 6 3 9 2 ओम, 2 ओम ये हो गया और 7 ओम ये 9 ओम 9 ओम रेजिस्टेंस आया, देखो 9 ओम रेजिस्टेंस आया है। तो ये जो हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इस नेटवर्क को इस तरह से बदला, ये तो कर ही सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कोई थेवेनिन प्रोसेस नहीं है। थेवेनिन प्रोसेस ये है कि ये इस सर्किट को जो है तोड़ लो, जो बी वाला नेटवर्क है उसको तोड़ के अलग कर लो, और ए वाले में जो ओपन सर्किट बचे वहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लो। ये इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं इसको। और जब इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना हो तो इसी नेटवर्क में जो भी तुम्हारे सोर्स हो उनको डेड कर दो। तो इस सवाल में वोल्टेज सोर्स था, इसको डेड कर दिया, मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया तो इस तरीके की सिचुएशन आई, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इधर से देखते हुए RTH इसीलिए ऐसे बना हुआ, तीर लगा के बना दिया, एक समझता हूँ, इधर से देखते हुए निकाला तो इधर से ये सीरीज में है, फिर 6 और 3 पैरेलल में, तो 6 और 3 पैरेलल हुआ, बाकी तुम निकाल सकते हो। तो ये जो है 9 ओम आ गया। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो उसको एक सिंपल सर्किट में तोड़ लेते हैं, जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको कि थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कहते हैं, और थेवेनिन उसका रेजिस्टेंस होता है, जिसको RTH वगैरह से डिफाइन करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट थेवेनिन थ्योरम। अब जो है यहाँ तक में कोई चीज ना समझ में आई हो तो बताओ। अगर समझ में आ गई है तो अगर हम देखो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था, तो इस नेटवर्क से हमने जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लिया। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लिया तो इसको हम अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें इस वोल्टेज सोर्स और इस रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे एक करंट सोर्स और एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हम बना लेंगे। इसी को जो है वो नॉर्टन थ्योरम कहते हैं। लेकिन ये तो हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने के बाद उससे नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाया, डायरेक्ट केवल नेटवर्क से, जैसे हम यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाए हैं पिछले वाले सवाल में, उसी तरीके से डायरेक्ट कोई सर्किट दिया होगा तो उससे भी हम यहाँ पे नॉर्टन इक्विवेलेंट बना लेंगे। तो वो काम हम कैसे करेंगे, ये चीज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस की जाएगी। यहाँ तक में अगर किसी को कोई समस्या हो या कोई बात पूछने का मन हो तो पूछ लो। सब बात समझ में आ गई? तो आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं, फिर नॉर्टन थ्योरम जो है वो कल जो है वो फिर शुरू करेंगे, ठीक है? आज तो गुप्ता बंद किया जाए। जी सर। चलो फिर आज के लिए अगर कुछ नहीं पूछना तो आज के लिए क्लोज करते हैं, और फिर कल जो है नेक्स्ट नॉर्टन थ्योरम शुरू करेंगे। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी अटेंडेंस नहीं दिया भाई, उसी देर से बैठे उसी के लिए तो बैठे थे भाई, क्या करें हम। दुख आ जाते भाई, समझ रहे हो। अटेंडेंस के लिए मैसेज करो सर को। सर बोलो यार कुछ। नहीं भाई, अब वो थोड़ी लेंगे।